जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका। चीफ गेस्ट सर हैं वो अमित दुबे सर हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ट्रेनिंग देते हैं और भी कई चीज़ें। ऑथर सर ने 4 बुक्स लिख रखी हैं, हिडन फाइल्स जो कि बहुत फेमस है। इवन सर रेडियो एफएम भी चला रहे हैं जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखते हैं। तो आज मैं सर की जो बायोग्राफी है वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो सबसे पहले सर नमस्कार, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। सर मैं जानना चाहता हूँ मेनली आपका नेटिव प्लेस, बर्थ प्लेस कहाँ है? झांसी। झांसी। झांसी की रानी सुना है आपने? जी सर। वही झांसी है। ओके, तो सर झांसी के रहने वाले हैं, यूपी 93 जो कि वहाँ का कोड है। करेक्ट। अच्छा सर, इसके अलावा सर आपकी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट हुई सर? तो मेरी प्रारंभ एक्चुअली मेरे पिताजी बैंक में थे और राठ में रहे हम लोग इनिशियल कुछ डेज में। राठ हमीरपुर के पास एक कस्बा है, तो 5th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद हम झांसी आ गए, तो 6 से 12th मैंने झांसी में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है BIT झांसी, वहाँ से। फिर मैं IIT चला गया, IIT खड़गपुर, जहाँ से मैंने MTech किया 2000 में। तो ये मेरी एजुकेशन जर्नी रही। फिर मैंने एक फेलोशिप प्रोग्राम के द्वारा UK से ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटी से एक और कोर्स किया, साइबर सिक्योरिटी और साइबर इन्वेस्टिगेशन। वो 2017 में किया, 17-18 में। अच्छा, तो सर आज जैसा आपने बताया आपका फैमिली बैकग्राउंड, फादर आपके बैंक में थे, राइट? तो सर बैंक से और यहाँ तक की जर्नी आपकी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स हमारे यही कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए। तो जैसे आपकी जो जर्नी वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कैसे एंटर हुई, क्या मतलब उसके पीछे का वो था? ये सब देखिए सिचुएशंस जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। एक यूपी में जो भी बच्चा ग्रेजुएट करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसको एक ख्वाब होता है कि वो IAS IPS तो बन ही जाए। एक इन्फ्लुएंस और एक पावर की चाहत होती है हर किसी को, तो हमारी भी थी। हमने UPSC की तैयारी की, नहीं हुआ तो उसके बाद थोड़ा मायूस हो गए कि भाई क्या होगा आगे लाइफ में। सेकंड ऑप्शन होता है सरकारी नौकरी, तो हमारी सरकारी नौकरी ही लगी पहली। तो एक लैब है सुसमीर करके, सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग रिसर्च लैब, ये DRDO की एक लैब है। तो वहाँ हुआ मेरा। पर जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो लगा मुझे कि मैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं बना, तो मैं छोड़ के आ गया। और उसके बाद मैंने सैमसंग ज्वाइन किया। सैमसंग में मोबाइल इतने तेज़ी से बनते थे कि हर महीने में 4 वर्जन निकालते थे। तो हम लोग जब मोबाइल आर्किटेक्ट से लेकर डिलीवरी तक का प्रोसेस देखते थे तो हम पाते थे कि उसमें कई सारे गैप्स रह जाते हैं, कई सारी वल्नरेबिलिटीज छूट जाती हैं। राइट। लेकिन कमर्शियल वर्ल्ड में वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो यूज़ करते समय किसी को समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कोई कमी है। लेकिन एज ए हैकर मेरे लिए बड़े काम की। यदि मुझे पता है कि इसके अंदर एक कमी है तो मैं उसको हैक कर सकता हूँ और उससे सामने वाले को डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ, डेटा भी चुरा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो जब वो कमियां मैंने नोटिस करनी शुरू की तो एक खुराफाती तो थे ही हम IIT के टाइम से, तो हमने वो एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और उसी समय ये 2009 में NIA सेटअप हुआ, भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उनको इस तरह के लोग चाहिए थे जो मोबाइल पे ऑफेंसिव काम कर सके। नोकिया के फ़ोन आते थे या जो बाकी ब्रांड थे, मोटोरोला, सैमसंग, LG सारे थे उसमें, और वो फीचर फ़ोन होते थे। स्मार्टफोन उस समय कम थे, आना शुरू हुए थे, आईफोन जस्ट आया। तो उनको ट्रैप कर लेना या उनको हैक करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था, क्योंकि उसमें बड़ा लिमिटेड फीचर्स होता है। फिर ये काम और आसान होता है क्या, क्योंकि जो इनिशियल स्मार्टफोन आए वो बहुत वल्नरेबल थे। राइट। उसको तो हम SMS भेज के भी हैक किए। तो कई सारे वीडियो मेरे वायरल हुए जिसमें मैंने रिपोर्टर्स को SMS भेजा, उनका कैमरा एक्सेस कर लिया या उनका फ़ोन हैक कर लिया। सर वो हमने क्लिप्स देखी हैं यूट्यूब पे। तो वो उस समय आसान होता था, क्योंकि जब फीचर फोन से स्मार्टफोन में मूव की दुनिया, तो जो OS था वो आप ये मान के चलिए जैसे विंडोज़ होता है, विंडोज़ की तरह का, कि उसमें ओपन टाइप का एनवायरनमेंट था। एंड्रॉयड वैसे भी ओपन था, तो आप कुछ भी रिमोटली कर सकते थे, लिंक क्लिक करा के या 0 डेज वल्नरेबिलिटी के थ्रू। तो आसान होता था। तो 2010 से लेकर 2014 तक की जर्नी मेरी काफ़ी आसान रही, क्योंकि लोग जैसा पुलिस में काम कराना चाहते थे वैसा हो जाता। फिर स्मार्टफोन सिक्योर होना शुरू हुआ, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन हुआ। अच्छा,
सर आप इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, जैसा हम आपको नोटिस करते हैं, देखते हैं न्यूज़ बाइट्स पे, और इतनी सारी चीज़ें मैनेज, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है सर? देखिए, मैं जो सामने होता है मैं वो कर देता हूँ बस। मैं कोई रूटीन नहीं बनाता, और मुझे एक दिन के आगे की चीज़ पता भी नहीं होती। मैं सब डायरी में लिखा होता है, कैलेंडर में सब नोटेड होता है। मैं आज भी पेन से डायरी में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरा मोबाइल कब बंद हो जाएगा, कब डिस्चार्ज हो जाएगा, और मुझे फिर पता इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिलेगी नहीं। राइट सर। क्योंकि आप हमेशा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हो, तो मैं एक फिजिकल डायरी हमेशा साथ लेके चलता हूँ। उसमें मेरी सारी उस दिन की दिनचर्या, कि उस दिन बुकिंग ये है, ये है, ये। एक दिन पहले रात को मैं देखता हूँ कि कल मुझे ट्रैवल तो नहीं करना, टिकट आ गया क्या मेरा, उस हिसाब से मेरा अगला दिन शेड्यूल होगा। यदि मुझे आज आप पूछोगे परसों क्या है, तो मुझे शायद दिमाग में रहेगी। राइट। तो मैं आज, मुझे जो है वो पता है कि मुझे आज ये काम करके शाम 6-7 बजे तक अपना दिनचर्या खत्म कर लेंगे। फिर मैं जो अपने लिए करता हूँ उसके बाद करता हूँ। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, या तो ट्रैवल के समय पढ़ाई होगी, या मैं रात 8 से 10, 11, 12, 1, 2 तक भी बहुत एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे आजकल मैं क्वांटम पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो क्वांटम पढ़ता हूँ। एआई पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो एआई बहुत पढ़ता हूँ। तो ये नॉर्मल। और जब तक मैं पढ़ नहीं लूँगा, मुझे नींद नहीं आएगी, तो मैं रात में सोने से पहले कोई ना कोई नई चीज़ जरूर सीख लेता हूँ, जो मैं अगली प्रेजेंटेशन में किसी को बताऊँ। पर डे सेटिस्फैक्शन जरूर। हाँ, वो सेटिस्फेक्शन। सर आपके कुछ हॉबीज़ या कुछ पैशंस भी होंगे इसके साथ साथ? मैं एक्चुअली एक पोएट हूँ। हिंदी में मैं कविताएं लिखता था, और 2000 तो नहीं, 94-95 के टाइम पर बुंदेलखंड में मैं काफ़ी स्टैब्लिश्ड कवि था। हर कवि सम्मेलन में मैं होता था। तो उस समय के जो कवि थे, कुमार विश्वास जी उस समय आते थे, आपके ओम प्रकाश आदित्य, कुंवर विजयन, आपके शर्मा जी जो हरियाणा से थे, ये सारे लोग काफ़ी उस समय पॉपुलर थे, और वो उनके से मैंने कविताएं पढ़ी, और उस समय एस्पिरेशन भी था कि शायद मैं भी यही करूँगा। फिर मैं इंजीनियर बन गया। उस दौरान भी लिखता रहा, करीब 600-700 कविताएं लिखी। मेरे ख्याल से जो लिखने का पैशन था, कविताएं, क्योंकि लोगों ने 2001 में मैं एक दरियागंज में पब्लिशर के पास गया कि साहब ये मैंने 600 कविताएं लिखी हैं, अच्छी हैं, बड़ी पॉपुलर रही हैं, छाप दीजिए। जी। तो वो हंसने लगा। कहता आजकल कविताएं कोई पढ़ता नहीं है किताबों से, तो छाप के क्या करेंगे आप? तो मायूस हो के वापस आ गया। फिर 2007-8 के बाद जब मैंने ये पुलिस का एंगेजमेंट शुरू हो गया डी, तो मैंने जो भी केस सॉल्व करता था मैं लिख देता था उसको, कहानी बना के। तो 12-13 तक मेरे पास बहुत सारी कहानियां होंगी। तो जब मैंने वो किसी से शेयर की, तो उसने कहा यार इसको तो आपको छपवाना चाहिए। तो एक नई एस्पिरेशन बनी। फिर मैंने 2015 में पहली बुक छपवाई, और फिर वो आज 6 किताबें हुई उस चक्कर में। तो मेरे ख्याल से यही एक हॉबी है कि जो भी मैं कर रहा होता हूँ वो मैं लिख देता हूँ, और मैं लिखते समय उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। फिर जब लिख रहा था तो फिर लगा कि रेडियो पे भी जाना चाहिए, तो फिर मैं रेड एफएम में बात की। 93.5 रेड एफएम पे निशा जी है, निशा नारायण, जो CEO है। तो उन्होंने मेरे से बात करके बोला आपने कभी रेडियो पे कुछ शो किया है? पहले मैंने कहा कभी नहीं किया। आपको रेडियो पे कैसे शो होता है पता हो? तो ना। तो बोलते फिर हम एक काम करते हैं, आप कहानियाँ दे दीजिए, हम किसी आरजे से नरेशन करा देंगे। मैंने कहा नहीं, नरेशन मैं ही करूँगा। राइट। तो पहले शो में जब पहला सीजन आया हिडन फाइल्स का, अभी 6 सीजन हो गए, आरजे रौनक मेरे साथ थे, जी। और आरजे रौनक और हम दोनों मिलके शो करते थे, क्योंकि प्रोड्यूसर को इतना भरोसा नहीं था कि ये शो मैं अकेले चला पाऊंगा। सेकेंड सीजन के बाद उनको लगा कि नहीं ये कर सकते हैं, और फिर मैंने सारे सीजन अकेले किए। तो आप ट्राई करते रहे चीज़ें, और इस तरह से जो आपकी हॉबीज़ हैं वो और आपका काम लिंक होता रहता है। तो मेरे ख्याल से मैं आई एम गुड इन दैट, कि मैं बैलेंस कर लेता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही मेरी हॉबी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है सर, इनसाइड एज में काफ़ी हमें रिलीफेंस भी मिलता है अगर हम सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है जब आप केस, जैसे कि मैं एक और सच्चाई बताना चाहूँगा कि लोगों को ऐसा लगता होगा जो एस्पिरेशनल है कि मैं हर केस सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा ईमानदारी से और हम्बल तरीके से स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 25 से 30% केस सॉल्व कर पाता हूँ मैक्सिमम। मतलब हर 4 में से एक केस, तो बाकी जो केसेस हैं वो सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि मैं ओवरलोडेड हूँ, टीम छोटी है, टाइम उतना नहीं दे पा रहे हैं, कुछ डिपेंडेंसी है, कहीं से डेटा आना है वो आया ही नहीं है, अब हम ब्लॉक हैं, ये सारे कारण होते हैं। कुछ केसेस से होते हैं कि आप सीधे सीधे डायरेक्शन मिली और ईश्वर आपको मदद करता है और आप क्लोज कर देते हैं। लोग आपको वो सक्सेस से जानते हैं कि, और उससे एक इमेज बन जाती है कि इसके पास जाएंगे तो हर चीज़ सॉल्व कर देगा। पर ये चीज़ ऐसा सच नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत फेलियर होते हैं, दुख होता है,
जब लोग आते हैं और उम्मीद के संग आते हैं कि साहब ऐसा ऐसा है, मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, ढूंढिए किसने किया, और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी उस पेन में जी रहे होते हैं, आपकी भी रातों की नींद उड़ जाती है, आपको लगता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, तो आपको वो जीना पड़ता है, हार स्वीकार करनी पड़ती है, और फिर एक फ्रेश माइंड से नए केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है कि चलो ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको करना है। तो ये एक हर दिन की जर्नी जो आपको जीनी पड़ेगी। सर इसी में मैं एडिशन करूँगा कि आपका सर मोस्ट चैलेंजिंग टास्क क्या रहा है अभी तक का? जैसे कि अभी पिछले इंटरव्यू मैंने कहा कि हर टास्क ही चैलेंजिंग अलग है। राइट। पर मैं नोकिया में काम करता था, 2010 या 11 की बात हुई, जी। और उस समय नोकिया के एन सीरीज मोबाइल फ़ोन्स आते थे, स्मार्टफोन बनाना शुरू किया। तो एक केस हुआ था, पेरिस पुलिस से कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि किडनैपिंग हुई है और फेक किडनैपिंग काइंड ऑफ केस है और उसमें आप की हेल्प चाहिए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था क्योंकि उसमें मोबाइल का यूज़ ऐसे किया गया था कि एक लेडी को कॉल आया कि आपकी बेटी किडनैप हो गई है, और उसने पहले तो प्रैंक समझा कि ऐसे कैसे कोई किडनैप कर देगा। फिर कॉलर ने कहा कि तुम अपने बेडरूम में जहाँ खड़े हो, आपके पीछे की पेंटिंग $5000 की है। तो उसको लगा ये मुझे लाइव देख रहा है, तो चौक के ड्राइंग रूम में आ गए। तो उसने कहा अभी अभी अपने ड्राइंग रूम में आ गए ना, आपके राइट साइड में जो फ्लावर पॉट है वो इतने $1000 का, डॉलर का। तो इस लेडी को लगा ये बंदा देख पा रहा है कि मैं शायद कहाँ हूँ, तो इसका मतलब है ये सच ही बोल रहा है। तो उसने अपना लैपटॉप खोला, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। 1 घंटे बाद उसकी बेटी घर वापस आ गई, वो किडनैप नहीं हुई थी। और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि हुआ कैसे था। तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी कि यार ये कैसे इल्यूजन क्रिएट किया इसने, क्योंकि फ़ोन के अंदर कोई मेलवेयर नहीं, कोई वायरस नहीं, घर के अंदर कोई कैमरा नहीं, पर वो उसको लाइव लोकेशन देख पा रहा है घर के, और पता है कि इसके पीछे क्या है। तो इवेंचुअली उस इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक गेम मिला फ़ोन के अंदर, और वो गेम पोकेमॉन गो टाइप का था। जब आप उसको खेलो तो कैमरा ऑन हो जाता था और वो घर की पिक्चर लेने लगता था, और वो घर की सारी पिक्चर उसकी रोमानिया के एक सर्वर पर पड़ी हुई थी, और हर पिक्चर के संग वाईफाई का सिग्नल लेवल रिकॉर्ड करता था। तो वाईफाई को उसने लोकेशन के लिए यूज़ किया कि यदि वाईफाई के आप पास जाते हो तो आपका सिग्नल लेवल बढ़ता है, तो वाईफाई हॉटस्पॉट से दूर जाते हो तो सिग्नल लेवल कम होता है। राइट। हर कमरे में सिग्नल लेवल अलग अलग होता है। तो इतना टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस क्रिमिनल ने एक इल्यूजन क्रिएट किया और ये वर्चुअल किडनैपिंग प्लान की। तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी, एंड फिर हमने उस क्रिमिनल को पकड़ा भी। तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जो मैं आज नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा शो सुनिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइक आपने बताया, मेरे भी गूज़बम्प्स आ गए कि बताओ इतना टेक्नोलॉजी उसने कितना माइंड का यूज़ किया होगा। तो ये तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है। दैट्स व्हाई आई से क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स। राइट, राइट। सर मैं रूट 64 फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगा। लोगों को इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। तो देखिए, रूट 64 फाउंडेशन मैंने शुरू की थी क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी कि ये भी इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, वो भी, और मैं इंडिविजुअली नहीं हैंडल कर पा रहा था। तो फिर हमने एक फाउंडेशन बनाई। इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स ने सहयोग दिया। पुलिस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं। फिर मैंने जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ से वॉलेंटियर्स इनवाइट किए। बहुत सारे रिक्वेस्ट आती थी मेरे पास कि सर आपके संग काम करना है। तो मैंने सबको एंगेज करना शुरू किया, उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो अभी भी जैसे मेरे पास ऑफलाइन करीब 100+ इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, और जो भी लाइव मतलब जो ऑन रोल मेरे हैं वो 16-17 हैं। जो इतने भी केसेस आते हैं मैं उन्हीं से इन्वेस्टिगेट कराता हूँ, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ। तो रूट 64 इज़ अ मीडियम जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन सीख जाते हो और कुछ पैसे भी बना लेते हो यदि कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन का केस आ जाए। दूसरा, जितना पुलिस की ट्रेनिंग है वो हम रूट 64 के थ्रू ही करते हैं। ओके। किसी भी स्टेट की हो, कहीं की भी हो, तो रूट 64 से ट्रेनर जाएगा, वो कंडक्ट करेगा। यदि मुझे जाना है मैं भी जाऊँगा। लेकिन पुलिस ट्रेनिंग, इन्वेस्टिगेशन, ये 2 काम हम रूट 64 से अभी कर रहे हैं। कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे मेरी बुक्स हैं, वो भी हम रूट 64 से पब्लिश कराते हैं। तो औरों की बुक भी पब्लिश करते हैं, सिर्फ मेरी नहीं, जो भी मेरे पास आती है हम उस पूरी हेल्प ये करते हैं। औरों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस समझा, मुझे लगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। पब्लिशर को दीजिए, वो 6-8 महीने बाद रिस्पॉन्ड करता है, तब तक आप 2 किताबें और लिख लेते हो, फिर आप 1-6-8 महीने और लगते हैं। तो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप मुझे आज बुक दीजिए, अगले हफ्ते आपकी प्रिंटेड कॉपी आते हो। तो मैंने वो प्रोसेस इतना फास्ट कर दिया कि आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि आजकल जमाना इतना फास्ट है। यदि आज जो आपने लिखा है वो 1 साल बाद लोगों को पढ़ने को मिलेगा, तो वैसे ही वो इंटरेस्ट का नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने वो प्रिंट मीडिया को समझा कि इसमें कैसे आईएसबीएन लिया जाता है, प्रिंटर कहाँ होता है, एडिटर कहाँ होता है, उसका नेटवर्क बनाया। तभी कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको प्रिंट करते हैं।
सर आपने कई चीज़ों में अपना पार्टीशन दे रखा है, हर जगह आपने मतलब कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट लेना। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कोई आगे फ्यूचर गोल है आपका? देखिए अभी हम लोगों ने दो वेब सीरीज बन रही हैं, एक अमेजोन प्राइम पर आएगी, एक हॉटस्टार पे आएगी ओके दिसंबर और फिर मार्च में। एक का शूट हो गया, एक का शूट शुरू होना है। इसके अलावा एक फिल्म आ रही है जो Okay. वासु भगनानी जी बना रहे हैं, मेरी 6वीं बुक के ऊपर। एक टीवी शो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, Okay, वो sir. भी आएगा। तो ये कुछ अभी फ्यूचर प्लान्स हैं। हम लोग इंटरनेशनली भी इंगेज हो रहे हैं, यूके में, डेनमार्क में, आयरलैंड में कई सारी एक्टिविटीज़ हमने शुरू की वहाँ की पुलिस के साथ। तो अगले हफ्ते में अभी यूके ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग अपनी सर्विसेज देंगे इन्वेस्टिगेशन की। देखिए इंडिया बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। इंडिया के अंदर जो क्राइम हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में ब्रेन बहुत अच्छा है और बाहर लोग बड़े प्रोसेस से चलते हैं, तो इस वजह से ये नॉलेज उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन क्राइम ये वहाँ पे भी हो जाएगा, होता ही होगा। एग्जैक्टली। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज है, ये मैं वहाँ लेके जाता हूँ और वहाँ को पहले से तैयार कर रहा हूँ कि आप अपने आप को सेव कर सकें। सर एक कोई ऐसा टिप और मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें, चाहे वो आपके फील्ड से संबंधित हो या उनको लाइफ में करियर में ग्रो करना हो इस फील्ड में, तो प्लीज़। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज़ बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। हम उस डेटा का प्रोडक्ट हैं जो बचपन से लेकर आज तक हमें मिला है, हमारे पेरेंट्स से, टीचर्स से, बुक से, आजकल टेलीविज़न, सोशल मीडिया, अलग अलग जगह से मिलता है। पहले क्या होता था कि डेटा चूंकि लिमिटेड सोर्सेज से मिलता था, तो डेटा सैनिटी थी, प्योर था, क्रेडिबिलिटी थी। अभी क्या हो गया, 80% जो डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो इनसेन है, वो फेक भी हो सकता है। पर डेटा का हम प्रोडक्ट हैं, हम बनेंगे वही जो हम डेटा कंज्यूम करेंगे। तो यदि हम गलत डेटा कंज्यूम करेंगे तो गलत बन जाएगा। तो इस वजह से जो आज की जनरेशन है उसको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी विचारधारा, उसके एस्पिरेशंस, उसके ख्वाब सब कुछ मैनिपुलेटेड हो सकता है यदि उसने गलत डेटा कंज्यूम कर लिया। आपको डेटा से डिटैच करना भी आना चाहिए कि आई कैन वॉच इट बट मैं इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। राइट। यदि आप ये टेक्निक सीख गए तो आप लाइफ में वो करोगे जो आप करना चाहते हो, वरना आप जिंदगी भर वो करते रहोगे जो दूसरा आपसे करना चाहता है, क्योंकि डेटा के थ्रू आपका दिमाग मैनिपुलेट कर रहा होगा और आपको वो अपना पपेट बना लेगा। राइट। तो इसलिए डेटा से इन्फ्लुएंस मत हो। ये जितनी कंपनीज हैं सब आपका डेटा लेके आपका दिमाग कंट्रोल करना चाहती हैं ताकि आप वो करो जो वो चाहते हैं। इसलिए ये एक मेरी लर्निंग है आफ्टर हैव बीइंग इन इन्वेस्टिगेशन सिंस सो मेनी इयर्स। जितना आप डिटैचमेंट सीखोगे उतना आप अपने आप को सेन रख पाओगे और लंबा जा पाओगे। थैंक यू सो मच। सर मैं बहुत मोटिवेट हुआ आपसे, इवन मैं भी ट्राई करूंगा कि और मैं अपना योगदान दूं सोसाइटी के लिए। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड क्रिएट मैनी मोर वीडियोस और आई एम श्योर ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत आगे जाएगा और आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा होगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।